ये यस, गुड इवनिंग वंस अगेन। ओ गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। तो सेकंड क्लास में है ना, होगी बात हुई। बाबूजी ने बोला है, डायरेक्टिंग ये दोनों मैडम ने बोला, तो इसीलिए ये दो चैप्टर के अलावा सारा टेस्ट मेरी क्या रहेगी। ये भी डायरेक्टिंग के लिए मानते हैं, डायरेक्टिंग बड़ा चैप्टर। तेरे तेरे को भी कुछ बोलना है बेटा, कोई चैप्टर कटवाना तो शरीर तुम सब में हो सकते, तन्वी का से नारायण ने भी बोला कि सर एक चैप्टर है, ये भी इनके रंग में रंगी है वर्षिया। चल कोई नहीं, मैं तुम बोलते हैं ना वैसे मैं खुद ही बोलते एक आध चैप्टर कम कर, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। चलो हाँ जी, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा था हमारा। आई होप हमने लास्ट क्लास में जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वो आपने बिल्कुल घर जाके नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल समय नहीं मिला होगा। यू आर सो बिजी इन योर लाइफ। स्टार्ट फ्रॉम सार्थक, क्या पूछ लूंगा टेक्स्ट बुक में से, देख ले पक्का। क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? सबसे बेसिक क्वेश्चन देख ले, देख लिखा है कहाँ लिखा बता, क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर भाई? तो भाई एग्जाम में लिख के आएगा, मैं पढ़ के तो दोनों को आया हूं, आता कुछ नहीं है। आप देखो बता दे, ओ बता भाई, बताइए। हाँ भाई, ओ हीरो हीरो यस, सही बोला। बात वही है, दोनों का आंसर ठीक है, मार्क्स दोनों को सही मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन इस थी। मैंने गलत तेरे को गलत बोला है, मैं दे दूंगा मार्क्स, एग्जाम में नहीं मिलेगा, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन। हाँ भाई, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ गया, पढ़ा नहीं है, रिवाइज नहीं किया। चलो एक काम करो, 5-10 मिनट लगाओ, पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर लास्ट क्लास का पढ़ा था ना रिकैप करो, क्योंकि हम ना इसका अगला टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि जब वो रिवाइज होगा ना ये सारी वही चीज आपको, ठीक है फटाफट जल्दी रिवाइज। कोई बात अभी इस 2-3 दिन में माफ है, क्योंकि मुझे पता है कि दिवाली का टाइम रहता है, बट मिस यूज नहीं करना इस चीज को कि भाई हम पढ़ ही नहीं सर, थोड़ा सा टाइम जरूर निकाल पढ़ने के। हैं? दोबारा एक उनका बीएससी है ना मेरे साथ, उनकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पढ़ लेंगे ना वो इस चक्कर में, मेरी मेहनत बढ़ जाएगी, उनको टेस्ट होगा। क्या तो आ जाएगा, परसों उसने दिया था टेस्ट, दिया था संडे को दिया, वो एक्चुअली कर दिया हो रहा है। अच्छा सही है, सब तुम मतलब उदंडता करते होगे ना, इसलिए तुम्हें अच्छे लोग बताइए डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो तुम्हें जमीन बिठाया था, क्या डिस्क्रिमिनेशन पंखा नहीं लगाया था, मैं तो उल्टा उनको कंप्लेंट नहीं था, उनको लड़कों को इतने अच्छे रूम में बिठा दिया। इतना बढ़िया रूम, शांति से टेस्ट किया होगा भाई साहब, मुझे तो कोई वहां बोले ना शांति से पढ़ लो, मैं पढ़ लूँ। मैं एक दिन वहां बैठा था तो बड़ी शांति से है ना, मेरी मैं आज तक गई नहीं। अब ये ना थोड़ा थोड़ा हंसने लगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, और किसी को मेरे को कंट्रोल भी करना है। चलो चलो बेटा शाबाश, जल्दी करो फटाफट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल। कल यार मेरे पास, चलो चलो शाबाश, फटाफट रिवाइज करो, मैं कुछ पूछूं तो एटलीस्ट मैं आता हूँ।
अर्शिया क्यों रिवाइज नहीं किया, कोई रीजन क्यों? अच्छा इनके घर फंक्शन था, क्या फंक्शन था भाई, क्या दिवाली? हमारे यहाँ होता है ना, इसी घर पे होता है हर साल दिवाली। अच्छा सीक्वेंस रखा हुआ कभी किसी के घर पे? क्या किया फिर, मस्ती घर पे ही, तंबोला तंबूला क्या किया? सर जो लोग फोटो खींचने से परेशान करके और तेरे को तो फोटोग्राफर बना दिया सेम चीज। तीनों मेरे सीधे मेरे लिए नहीं कर दी। चलो बढ़िया। अच्छा तो कल तो ऐसे निकल गया, क्या पढ़ती थी? वेक्टर, वेक्टर थ्योरम्स हैं, वेक्टर की थ्योरम्स खत्म। रात भी कर देगा, दो दिन कर देगा, पापा के फ्रेंड है। अब ये नेक्स्ट वीक तक तो ऐसे ही चलेगा, बट ये टेस्ट होगा ट्यूसडे, पढ़ाई का ध्यान मैं इसलिए करता ये तो चलेगा नेक्स्ट वीक तक, तो जब तक भैया दूज है ना तब तक तो ऐसा चलेगा। यही तो वीक होता है यार जिसमें दिवाली मुझे बड़ा फेस्टिवल है और वैसे भी पोस्ट कोविड थोड़ा था, अब से कोविड का सुनने में आया, पता चल रहा नेक्स्ट मंथ तक सुनने में आ रहा है कि कोविड का वेरिएंट एक आ गया है जो कि नहीं सच में, ये मजाक नहीं समझना इसको, और अगर होगा ना तो हमें हमें फिर वो मास्क वास्क प्रॉपर पहनने पड़ेंगे, अपने आप को सेव करना, क्योंकि खासकर पता क्या है, देखो आपके एग्जाम आने वाले सब चीजें उसको भी लेना, तो चीजों को कई चीजों को सीरियसली लेना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड। और अभी इसमें डेंगू इतना फैल रहा है कुछ है नहीं, तो इसीलिए मेरी एडवाइस होती है दिक्कत में जैसे घर पे हो कहीं हो दिक्कत में बाहर मत जाओ, क्या मच्छर होते हैं काट लेते हैं, पता नहीं चलता हमें। ये सब चीजें, पानी अच्छा पियो, मतलब प्योर पियो, मतलब गंदा कहीं से जैसे जाते हैं हम पी लेते हैं ना पियो, बिस्लरी वाटर परचेज करके पी लो, बाहर का तो अच्छा होता ही है वो, थोड़ा सा ना ध्यान रखो, बाहर की चीजें कोशिश करो अवॉइड करो कि, लेकिन अब रेस्टोरेंट्स जाना है तो बट ठीक है। डेंगू बहुत फैल रहा है, कल भी आज बताते थे 350-400 केस हैं दिल्ली में। चलो जल्दी डिवाइस कर लिया, कर लिया। चलो अब बता कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, डेफिनेशन सबसे पहले ये भाई कितना डेट कितना इक्विटी हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो फंडिंग कर रहे हैं और कंटिन्यू करने में, तो उसका जो प्रोपोर्शन है डेट और इक्विटी का उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस समझाई थी लास्ट क्लास, सबसे मेन थी। ठीक है, मुझे कोई बताएगा ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ईबीआईटी सब बोलो। अब देखो बस ईबीआईटी रन करो, अब उसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट आई, ठीक है, अर्निंग बिफोर, तो आई माइनस करेंगे तो वहां पे क्या बचेगा, आई हटा दो, क्या बचेगा, ईबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करोगे, टी, टैक्स माइनस करोगे तो वहां पर क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वैसे तो शेयर होल्डर्स के लिए है क्योंकि हम अज्यूम करें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो इसीलिए ये प्रॉफिट किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। अब जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसको अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करें तो क्या निकल के आ जाएगा, ईपीएस निकल के आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। तो हमने डिस्कस किया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी यार परसेंटेज में होता है हमेशा, वो परसेंटेज इनटू 100 नहीं भी करेगा गलत नहीं होगा, बस पॉइंट्स में आ जाएगा वो। ठीक है, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड ये बोलता है कितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया, उससे हमने कितना अर्निंग करी, प्रॉफिट का। रिटर्न, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने क्रक्स समझा था, दो एग्जांपल्स करे थे अगर आपको ध्यान हो। अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब आपको मैंने कॉस्ट ऑफ डेट बताया था, कॉस्ट ऑफ डेट, तो कॉस्ट ऑफ डेट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ डेट में फायदा क्या रहता है, टैक्स सेविंग्स का फायदा रहता है। तो जितना टैक्स रेट ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ डेट उतनी क्या होगी, कम होगी। लॉजिकल बनता है भाई, 30% टैक्स है तो 30% की सेविंग होगी, 40% टैक्स है तो 40% की सेविंग होगी। तो हमने ना एक चीज निकाली थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है तो रिजल्ट क्या आया था, तो फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब है हमें डेट्स लेनी चाहिए, यही बात करी थी ना। और अगर रिटर्न ऑन डेट्स हमारी कॉस्ट ऑफ डेट से कम है
तो इसका मतलब ये अनफेवरेबल है, हमें इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, हमें डेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में फेवरेबल का मतलब ईपीएस उस केस में हायर होगा, दूसरे केस में ईपीएस कम हो अगर हम डेट। आई होप ये सब चीजें क्लियर होंगी। क्लियर? तो इस पे दो तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए थे। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, कमेंट करना आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, मीनिंग आ सकता है, कुछ भी आए, मैंने सारी चीजें डिटेल में आपको डिस्कस कर। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलें आगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये देखो, इसमें मैक्सिमम चीजें हम डिस्कस कर चुके एक्सेप्ट वन। अभी ये जो थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट नजर आ रहा है? कौन सा नजर आ रहा है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसको छोड़ दो और बाकी सारे के सारे फैक्टर्स एक बार रीड कर दो। ठीक है, आप देखना आपको ये सब चीजें पता है कहीं ना कहीं, एंड इसमें हमारा, और ये कई चीजें तो वैसी हैं जो हम पहले भी कहीं फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इट इज अ मोर ऑफ अ रीडिंग पोर्शन। सेवंथ पॉइंट मैं एक बार और समझाऊंगा। सेवंथ पॉइंट, थर्ड और सेवंथ पॉइंट को आप छोड़ के बाकी सारे एक बार रीड कर दो। टोटल कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? टोटल कितने पॉइंट्स है? 14। तो सारे पॉइंट इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स आपको बताएं। सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी छोड़ दो, और दूसरा कौन सा छोड़ दो? डेट सर्विस कवरेज। छोड़ने का मतलब मैं समझाऊंगा, उसके अलावा सारा आपको आता है। फटाफट से ये अच्छे से अंडरलाइन करके रीड कर दो, देखना मैक्सिमम चीजें आपको सारी बता। इसमें से कई चीजें ना, आप जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वहां पे पढ़ा था ना, डिविडेंड डिसीजन, और उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा, कॉमन चीजें मिलेंगी। तो कल फिर तुम्हारी ट्यूशन नहीं थी? नहीं सर, मंडे फ्राइडे। मंडे? राइट। तो यार उस दिन एक काम नहीं कर सकता? तो उस दिन उनको रिक्वेस्ट करके तो वेडनेसडे को रखवा ले वो ट्यूशन, और फ्राइडे को क्लास रिक्वेस्ट कर ले। रिक्वेस्ट कर ले, क्या पता एडजस्टमेंट हो जाए, बात करके तो देख, क्या पता एडजस्टमेंट हो जाए। तुम्हारा ही फायदा, संडे बच जाएगा यार, फ्राइडे को पढ़ लेंगे। मैं इसलिए क्या नथी कर, मेरे को तो कोई नहीं, संडे पढ़ा देख ले, बात करके। अर्षित तुम देख लेना, तुम कैसे पढ़ते हो सिंगुलेशन है ना? मतलब मेरा पॉइंट समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर वेडनेसडे आप उनसे पूछ लोगे, अगर वेडनेसडे अगर वो आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो फ्राइडे को मैं क्लास ले लूंगा, नहीं तो संडे को मुझे बता देना, कोई बात नहीं, सैटरडे तक बता देना। कल तुम्हारी वहां क्लास है ना, कल बता देना। चलो चलो चलो, मुझे बता देना।
अभी नोट कर ले, नोट करता है यहाँ पे कुछ है, नोट कर ले। अगर सब एक बार कर लेना तो फिर एक एक पॉइंट डिस्कस करें, ऐसा थोड़ी ना डिस्कस करे बगैर छोड़ दें। मैंने 6 पॉइंट जो कौन सा है 6 पॉइंट, टैक्स रेट ना, ठीक, 7 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टैक्स रेट को समझ आ गई लोग क्या इशू तो कह रहे टैक्स कोई बात नहीं, टैक्स रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है बेटर है हमारे लिए, कॉस्ट ऑफ डेट सस्ती पड़ेगी, पता है क्या वर्ड, क्या वर्ड, अच्छा विसा बेस एंड इंक्रीज इट्स अट्रैक्शन एज कंपेयर टू विसा बेस होगा कंपेयर टू, ये लॉ का वर्ड है इतने यहाँ पे। अभी ये जैसे डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये आपके लेवल की चीज भी नहीं है बट है तो ध्यान अपनी तरह सब इसमें कई चीजें कॉमन है, कैश पोजीशन, फ्लोटिंग चार्जेस, ये सब पढ़े हुए ना, स्टॉक मार्केट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सब पहले भी पढ़ चुके हो। स्कूल में क्या चल रहा है तुम्हारे बेसिक, अभी सेकंड बुक के चैप्टर शुरू किए और तुम्हारे अच्छे यही चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, क्या चल रहा है टॉपिक, प्लानिंग समझ आ रहा है, और यहाँ पढ़ रखा है तो कंफर्टेबल हो गए तुमको, मैं बेटर लगे, पहले वो चल रहा है, ये बाद में कराएंगे मैडम, बड़ा चैप्टर है इसलिए सीबीएसई के जांच प्रोग्राम को 20 नवंबर आएगी, 20 नवंबर सिलेबस। अब उस दिन वो गौतम कह रहा था डेट शीट आ गई है, हाँ ये कह रहा था ना डेट शीट आ गई है बोर्ड की, मैंने कहा था वो चेक करो, फेक है वो, ये सब चीजें ना सोच आ सकती है, नहीं वो कह रहा था ना मेरे पास आ गई है, मैंने बोला भैया मेरे को सेंड करो, सेंड भी नहीं करी, एक्चुअली वो इस टाइम ना सोशल मीडिया पे बहुत सी फेक चलती रहती है, तो डोंट, सीबीएसई पे चेक करो, सीबीएसई पे आ रहा है तभी सही है, अदरवाइज कुछ किसी की सुनने की जरूरत नहीं। मैं उस दिन इसके जाने के बाद देखा यार कि मेरे को तो अपडेट्स आते रहते हैं, पता चलता रहता है। यार देखो उनके भगाने से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो आपसे लेना देना है कि आपको समझ भी आना चाहिए और हमारा प्रॉपर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ये पॉइंट, ठीक है। आपको भगाएंगे क्या करेंगे, वो तो भगा ही नहीं शुरू से, क्या करनी है, ठीक है। तो वो अब उससे हमें तो वही तो चक्कर है ना, भगाने को तो मैं ही भगा देता हूँ, भगाने तो मैं ही भगाता हूँ। अरे तुम खुद ही अपने आप ही डिफरेंस समझ लो ना, तुम जो यहाँ पढ़ रहे हो और तुम जो वहां पढ़ रहे हो, तुम अपने आप ही डिफरेंस समझदार हो, उसमें कोई नहीं। भगाना तो मेरे को, तो वो शॉर्टकट तो मेरे को भी आता है, चोरी करना तो बेटा वो तो आसान है, ईमानदारी से काम करना मुश्किल है बेटा,
वही है ना, बेवकूफ बना रहे हैं बच्चों को जीवन। उनके पास तो क्रेड आई थी, उनके पास भी क्रेड गलत है ना, क्यों आई है वो, क्यों आई है, व्हाट इज द रीजन? उनका सीबीएसई वाले कौन होते हैं देने वाले? वो तो स्कूल को डिसाइड करना ना कब अपने बच्चों को अच्छे से कोर्स खत्म कराना है। अच्छे से भी तो देखो, एक होता है कोर्स कराना, एक होता है अच्छे से कराना, डिफरेंस है ना यार। उनको तो कोर्स कराना होता वही तो स्कूल, स्कूल तो आजकल क्या होगा, मेरी डॉटर 4th क्लास में, है। सर मैडम पढ़ाने के अलावा तो कुछ करा रहे हैं, पढ़ाने के अलावा सारी एक्टिविटीज हो रही है, कल दिए बनवा के ले आना, और ये सब पेरेंट्स ही लगे रहते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही बस। आजकल के स्कूलों में ये हो, लिटरली बहुत पैथेटिक सिचुएशन है ये। और ये सब ऊपर से चल रहा है, ये सब सेटिंग है ताकि बच्चे अच्छे निकले नहीं, ताकि वो उनको क्वेश्चन ना कर सके जो ऊपर पॉलिटिकल गलत चल रहा है। तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि जब ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनको नॉलेज ही नहीं होगी, क्या अपना ही नहीं कुछ पता होगा उनको, दुनिया के बारे में क्या कोशिश करेंगे? फिर ट्यूशन टीचर से फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्यूशन ना पढ़े, हैं? फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्यूशन ना पढ़े। ट्यूशन पढ़े ना पढ़े एक सेकेंडरी चीज है। मैं तो कहता हूँ कि अगर स्कूलों में अच्छी कोचिंग हो ना तो ट्यूशन की जरूरत है। मैंने आज तक नहीं पढ़ी ट्यूशन, फर्स्ट टाइम सीएस में जाके पढ़ी, मैंने बीकॉम ऑनर्स तक अपने आप पढ़ा। हमारे स्कूल में अच्छा था, मैं एसबीओ में पढ़ा, हमने आज तक हमने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। मेरे बीएससी वाले नाम में बोल रहे हैं मुझे तो सर किसी बच्चे ने भी लगा रखी है, तो मैं प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बोल रहा हूं पर मेरे लिए तुम्हारी 12th कहां पढ़ी। अब ये बोलने का ना क्लास के अंदर तो ये बोलने की ये अगर ये बोला है तो ये गलत बोला है ना बच्चों को। ये क्या धमकी दे रही है कि ट्यूशन लगा दो? तो मेरी मुझसे कर लिया था ट्यूशन के लिए सर, तो मैंने भी इसलिए ट्यूशन लगा रखी है, मैं नहीं ना वो अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो बीएससी की बात कर रहे हैं। अच्छा खुद सोच, अगर तूने बेसिक ट्यूशन नहीं लगाई होती तो किस स्टेज पे होता? खुद सोच ले अपने आप से। देखो रेगुलरिटी बनाना बहुत जरूरी है। आज तू ऑन द वर्ज है कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, और साथ साथ चल रहा है। होता क्या है ना, ये बीएसटी वीएसटी को ना सब लोग क्या करते हैं, 11th में भी इसको ना सुतेला व्यवहार होता है इसके साथ, एंड में पढ़ लेंगे, देख लेंगे, होता है या नहीं होता? तुमने 11th में ये किया होगा अगर ट्यूशन नहीं लगाई होगी, ठीक है? मैंने पहली क्लास में बोला था, और सबसे स्कोरिंग है, 100 में तो 100 आ सकते हैं इस पेपर में, आए हैं ना तेरे हाईएस्ट, तेरे भी सब अपने में सब में तो ढंग से पढ़ोगे तो आएंगे मार्क्स आते हैं। अब स्कूल वाले अगर अच्छा पढ़ाए, मैं तो कहता हूँ स्कूल वाले अच्छा पढ़ाए ना, ट्यूशन की जरूरत ही ना हो, लेकिन वो पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाए ना, उनको आता ही नहीं। मैं तो मुंह पे बोल दूं, चिढ़ जाएंगे वो। मैं वो बता सकते कि मैं प्राप्त ये गलत, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लैंग्वेज स्कूल वालों को बोलना शोभा नहीं देता। पहले अपने झांक के देखें अंदर कि आज मैं आप लोगों के साथ इतना, अगर मैं फेस टू फेस कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है स्कूल में क्या चल रहा है, मुझे पता है मैं क्यों टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को ज्यादा, नहीं तो मैं भी भगा सकता हूँ, पता है ना मुझे। भगाने का तो इतना आसान है यार भगाना, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम बेवकूफ भी बनते जाओ। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तुम्हें क्या पता भाई, तुम तो कच्ची मिट्टी हो, तुम्हें बोलूंगा ये यही है कल मुझे। स्कूलों में तो यही हो रहा है ना, चोरी है, माँ बाप का पैसा वेस्ट है और कुछ नहीं। इसको आज नहीं समझोगे तुम, जब 4 साल बाद जाओगे ना कहीं अच्छी जगह पे, जब पढ़ोगे और चीजें तब कंपेयर करो तो पता चलेगा। ये पॉइंट्स को ना, ये प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं दूंगी और ये नहीं करूंगी, क्या मतलब है यार? बच्चा कहीं भी पढ़े, ठीक है, हाँ बच्चे को नहीं आता है एक अलग बात है, तब मत दो मार्क्स, आता है तो मार्क्स क्यों नहीं दोगे भाई? सिंपल सी बात है भाई। अगर राम को राम लिख के आए तो क्या गलत कर देगी भाई? ऐसी ये कौन होती है भाई? हाँ राम को तुम शाम लिख के आ रहे हो तो ऑब्वियसली उसका राइट है गलत करने का ना। सर हमारी बीएससी वाले वो सेल्फ सेटेड बहुत ज्यादा है। बेटा ऐसे मदद होता है, वो क्या होता है उनको ना ईगो आ जाती है एक्चुअली। पर वो ना सबसे पुरानी टीचर है, तेज करते सर पुरानी हो या कुछ हो, मेरे पास अच्छा तो कोई नहीं। यार तुम तो स्कूल की बात कर रहे हो, मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना सीएस में, वो ऐसा सीसी नहीं होते हैं, ठीक है? राजधानी कॉलेज, अच्छे सारे कॉलेजेस। अब हम लॉ पढ़ा रहे थे तो लॉ में मैंने एक चीज समझाई, पढ़ाना सिखाया सेक्शन, ठीक है? अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट का कंसेप्ट होता है, अलग अलग सेक्शन में डिफाइन है। अब वो मैंने समझा दिया स्कूल में, उसको कह रहे हैं सेम है, ठीक है सेम है। भाई कोई चीज सेम कैसे हो सकती है अगर वो अलग सेक्शन में डिफाइन है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? यहाँ तुम्हें मैं समझा नहीं सकता, ठीक है? लेकिन अब वो हमारा जो बच्चा था वो थोड़ा सा बहुत समझदार था, लेकिन वो गलत वो भी नहीं वो कर सकता, तो उसने समझाया कि सर नहीं सर ऐसे होता है, ऐसे होता है। कहाँ पढ़े हो? बता दिया उसने, यहाँ पढ़े सीएस कर रहा हूँ। तो उसी में चढ़ गया, तुम सीएस भी कर रहे हो बीकॉम के साथ, ठीक है?
वही जो तूने बोला ना, अब वो कह रहा है आई हैव 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। भाई 30 साल से तू गलत पढ़ा रहा है, तो 30 साल से गलत क्या सही हो जाएगा क्या? गलत तो गलत ही रहेगा। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? आपको आता है, लेकिन अगर आप कोई गलत चीज को पढ़ा रहे हो, किसी ने टोका नहीं आपको गलत चीज को, इसका मतलब थोड़ा ना यू आर करेक्ट 30 years का एक्सपीरियंस। आई हैव 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, यही बोलते हैं 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है भाई। अगर गलती हुई तो उसको एक्सेप्ट कर ले। अभी मेरा तो ये रूल है, अगर मेरे से गलती है, बच्चा तन्वी का मुझे बोले या कोई बोले एक्स वाई जेड आप बोले, तो अगर मुझे लगेगा मेरे से गलती, मैं ठीक है बेटा इसको करेक्ट, खत्म बात हो गई। कई बार होता नहीं, मेरे से भी हो जाता, तुम बोलते हो सर नहीं ये था, अगर हाँ हाँ ये कर, इसमें क्या होगा? वो छोटे थोड़े ना हो गए। उल्टा इंसान गलती एक्सेप्ट करता है ना, तो वो बड़प्पन होता है उसका। क्यों? इतना बड़ा इंसान भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर। छोटे से लोगों में क्या होता है, मैं इससे क्यों हारूं, मैं तो हमेशा इससे, ये तो मेरे से छोटा है, मेरी बेइज्जती। अरे यार, मैं तो अपनी डॉटर से देखता हूँ 4th क्लास की, कहीं से मुझे बता क्या होगा। जरूरी थोड़ा कि पेरेंट्स का ही फर्ज होता है, बच्चे भी तो सिखाएं। बच्चे सिखाएं तो पेरेंट्स को थोड़ा कोशिश करें, बोलने का तरीका होना चाहिए। ये चीजें, ये ना, आपको मैं आप जो बता रहा हूँ, ये प्रोफेशनल लाइफ की बातें बता रहा हूँ, ये अपने आप इनकलकेट करोगे ना अपने अंदर, तभी एक अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे वो बनोगे, इंसान बनोगे कि जिसमें आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करने की आनी चाहिए। लोगों को अपनी गलती एक्सेप्ट करने, हमारी इंडिया में मैक्सिमम एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी गलती। उनको लगता है एक्सेप्ट तो तब करेंगे जब लगेगा कि हमने गलती की। रोड पे लड़ाई क्यों होती है? दो गाड़ियां भिड़ गई है, कुछ होता है, लड़ाई क्यों होती है? एक कहता तूने गलती करी, दूसरा कहता तूने गलती करी। होता है नहीं, ये होता है। बैठ जाओ, एक दूसरे को गोली मार दो भाई, काट दो। कल मैं लड़ाई देखी तो उसके पत्थर मारे दूसरे से, क्या फायदा? सांप मारे दूसरे से। क्या बात? अब मैं तो भैया चला रहा होता ना कुछ, बट आज के लोग है ना, और ये नहीं कि डरता हूँ भाई फाड़ने को, तो मैं फिर पता नहीं क्या फाड़ दूँ, लेकिन पॉइंट इज दिस, हमने तो आरएलए कॉलेज पढ़ा हुआ है, तो आरएलए कॉलेज अपने आप में बहुत बदनाम कॉलेज होता है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि यार क्यों करना है लड़ाई? जब तक, मेरा तो हमेशा रहता है, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, लेकिन जिस दिन किसी दिन गुस्सा आता है ना, फिर मैं किसी की नहीं सुनता। फिर सामने कोई भी है, तो पॉइंट क्या है, जब तक शांति है वो शांति है, और हमेशा शांति से चलना चाहिए। हमेशा लाइफ में रूल बना लो, हमेशा जहां इग्नोर कर सकते हो करो, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चढ़ने लगे ना, फिर जैसे चैतन्य जब बात करता है, मैं डांटता हूँ, किस दिन सर पे पानी अगर निकलेगा तो सीधा पेरेंट्स को कॉल नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि खुद सुधरे, लिटरली मैं चाहता हूँ, मेरा मन, मतलब लिटरली कहते हैं ना वो दक्षिणा होती है ना, गुरु की दक्षिणा होती है, मैं तेरे से यही दक्षिणा मांगता हूँ कि भाई तू खुद सुधर जा। पता है उससे तेरा ही फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा, मैं तेरे को टोक रहा हूँ, तू कहता ना सर मुझे ही टोकते, तो इट मीन्स आई सिंसियरली वांट यू टू इम्प्रूव। कहीं कमी लग रही है तभी कह रहा हूं। अब इसको तू अपने अंतर मन में मजाक में ले ले, जो ले ले वो तेरे ऊपर। मेरे बच्चे मुझसे बहुत अटैच रहते हैं, मेरे बच्चे 15-15, 16 साल, 20-20 साल वाले बच्चे मुझसे अटैच हैं आज भी। जो मेरे से 2002 में पढ़ा वो भी अटैच है आज भी। ठीक है, इसीलिए है क्योंकि उनको ना मार्केट में जाके पता चल गया कि भाई जो ये समझा रहे थे ना सर, कभी बकवास करते थे, वही बकवास ही काम आ गया। और आज बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे जहां मिलते हैं, और इनफैक्ट होना भी, मेरे, मैं जिस एसबीएम स्कूल में पढ़ा वहां के सर मेरे डीएलएफ में रहते हैं। अभी ये दिवाली का डीएलएफ ने मेला कराया था, अब उसमें मिल गए मेरे को। वो मैंने कहा सर आप, मैं छूटते ही, मतलब मेरी वाइफ सब साथ थे, मैं छूटते ही पैर पड़ा हूँ। मेरे और उनमें एज का सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है, 5-7 साल। क्योंकि जब हम गए थे ना बिल्कुल यंग, वो उनकी जॉब लगी, मैं 12th में था और वो सीधा बीएड करके और उनकी जॉब लगी। हम उनसे चाहे पढ़े भी नहीं, पीटी टीचर थे उस टाइम, लेकिन क्या होता है रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, और रिस्पेक्ट मन से होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। मैं तो हमेशा, और ये चीजें अगर आप समझोगे ना तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। नहीं समझोगे तो देखो बेटा, आपकी सारे रिलेशनशिप शॉर्ट रहेंगे। पेरेंट्स को छोड़ दो, पेरेंट्स का तो रिलेशन ऐसा है ना कि वो तो चले गए, आप छोड़ दो, माँ बाप छोड़ना आपको छोड़ देते, बच्चे तो फिर भी छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप नहीं छोड़ते ना। तो पॉइंट इज दिस कि अगर किसी से के साथ रिलेशन आप अच्छा, फ्रेंड का, भाई बहन, कुछ भी, XYZ, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, आप अपने घरों में भी देखना, तो अगर एक गलती करता है, अगर दूसरा उसको पोलाइटली अगर खत्म कर दे ना चीज को, तो आई थिंक वो गलती आगे बढ़ती नहीं है। नहीं तो क्या होता है, आपस में तू मैं होती है, बात कहां तक पहुंचे, ईगो पे ले लेते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ना देयर इज थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। ये भी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड बातें हैं, बिजनेस से ही। बिजनेस में ऐसा नहीं होता, अजय लोग, कोई कस्टमर आता है गलत बोल के चला जाता है, माल गलत दे दिए, तो ये थोड़ा ना हम दुकान बंद करके बैठ जाएंगे या उससे भिड़ने लग जाएंगे, प्लेस कर दो। अच्छा, हम एज अ कस्टमर भी तो जाते हैं कहीं, तो हम भी गलत होते तो हम बोल देते हैं ना, सेम चीज एवरी जगह।
तो अपनी गलती एक्सेप्ट, हाँ जहाँ गलती नहीं है वहां, अगर गलत नहीं हो तो फिर छोड़ना भी नहीं है। अगर गलत हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। लोगों को गलती पता होती है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते ये चीजें। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये बिजनेस से ही रिलेटेड, अगर आप कभी बिजनेस करना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, सबसे बेस्ट रहता है इग्नोर करो। और गर्ल्स में तो खासकर ये भगवान ने ये फीचर दिया होता है, रोड पे चलते हैं कितने लोग कई बार गलत कमेंट भी कर देते हैं, वो करते हैं ना बॉयज वॉइस, तो सबसे बेस्ट क्या होता है, इग्नोर। लेकिन जब नहीं होता फिर गर्दन भी पकड़नी चाहिए। ये सब समझो चीजों। अभी ये तुम्हारी राइट स्टेज है जो मैं समझा रहा हूँ ना तुम्हें बेटा, नहीं मिलेगा किसी टीचर ने नहीं समझाया होगा अभी तक, बता रहा हूँ आप लोग। सब टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, झूला उठाया पढ़ाया चले गए, लेना देना नहीं है कुछ। लेकिन मैं आपको आपकी लाइफ की बता रहा हूँ, आगे की लाइफ बहुत ही टफ होने वाली है आप लोगों की, कंपिटिटिव लाइफ होने वाली है, तो उसमें यू हैव टू सर्वाइव। तो आपको ये सब चीजों में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। आप सोचो ना दुनिया आपके हिसाब से चलेगी, ऐसा नहीं, आपको दुनिया के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एनवायरमेंट पड़ा था, सारी चीजें आपके हिसाब से, सिर्फ आपके हिसाब से जनरली जो चलेंगे आपकी फैमिली चलती, वो भी नहीं चलती आजकल। उसमें भी तो कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं नहीं होते, तो तुम सबके घरों में होते बेटा। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 4-5 महीनों में आप 12th क्लियर करके और पेपर जब हो जाएंगे, हम तो मान के चलेंगे हम पास हो गए, ठीक है, बाकी तो रिजल्ट आएगा, सबकी बात है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बीकॉम में जाओगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे, कॉलेज जाओगे या कुछ भी कोर्सेज करोगे, वहां पे काम बहुत आने वाले हैं। अपने से मस्त रहो, अपने में मतलब रखो, ठीक है, हेल्प करो, बट अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाए, समझना ये चीजों। ये मैं आपको जो मेरा 20 ईयर्स 25 ईयर्स जो भी मैंने पढ़ाया है उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ प्रोफेशनल लाइफ। ये चीजें आपको आगे मिलेंगी, नहीं तो लोग ऐसे मतलब कहते हैं ना कि एक दूसरे को लात मारने के लिए तैयार हैं, कुछ कहने, दुनिया इतनी गंदी है, समझ लेना। इसीलिए फोकस ऑन योरसेल्फ, किसी का ना बुरा करो ना किसी का बुरा सोचो। गलती है एक्सेप्ट करो, गलती नहीं है तो एक्सेप्ट करो। लेकिन गलती है, प्रॉब्लम आती गलती है लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं, ये पॉइंट। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का गुरु ज्ञान देंगे। बताएं पढ़ लिया सबने, एक एक करके डिस्कस कर। चलिए तो अब हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, एक्चुअली में हेडिंग क्या कह रही है तन्विका, नहीं वो तो कह रही है मतलब क्या, तो तूने हिंदी कर दी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ, मतलब क्या है इसका, मतलब ये इसमें हम पढ़ेंगे क्या, डेट चूज करना है, इक्विटी नहीं। डेट और इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन यूज है, कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड में, हाँ उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड ही लिखा। यस, कौन कौन से फैक्टर, जैसे हम पढ़ते थे ना, मैंने पहले भी वैसे बता रखा है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे, लॉ ऑफ सप्लाई 11 तो क्या होता है, फैक्टर्स डिटरमिनिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, है ना, पढ़ते थे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये होते थे ना, पॉपुलेशन, ये होते डेमोग्राफिक्स एंड ऑल ना। तो ऐसे तो ये वही चीज है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी these factors should be considered while taking the decision of capital structure। ठीक है, समझ आ गया, मतलब वो कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के ना ऐसे इनडायरेक्ट पूछ लेंगे, नेम द फैक्टर्स which can affect the decision making about capital structure। आंसर यही है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला कौन सा है, कैश। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पहले भी पता है, कैश फ्लो पोजीशन जो है उसके हिसाब से जाता है। इस कैश में देखो क्या करते हैं, इसको फटाफट से खत्म करते हैं, कई पॉइंट कॉमन है क्योंकि मेरे को 1-2 पॉइंट्स में ज्यादा टाइम लगाना है। मैं आपसे क्या करने जा रहा हूँ, फर्स्ट मतलब हर पॉइंट में पूछूंगा कि कोई डाउट है या नहीं है, अगर डाउट नहीं होगा तो हम आगे मूव करें। कैश फ्लो पोजीशन में किसी को कोई डाउट है, चले आगे, टाइम सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। चलो अर्शिया कोई डाउट तो नहीं है बेटा, हो तो रोक लेना। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिटर्न, ऑलरेडी सेकेंड पॉइंट कौन सा, नहीं रिटर्न नहीं, सेकेंड पॉइंट कौन सा है, इंटरेस्ट। हो ये तो हमने कहीं पढ़ा था, कहां पढ़ा था, रेशियो एनालिसिस पढ़ा था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या फॉर्मूला था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, बताओ, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, वही चीज है ना। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आपसे ना एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। कहने का मतलब है कि जो ये EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो थर्ड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट से रिलेटेड,
तो हमने क्या बोला था, यानी ये इंटरेस्ट है, ये ईबीआईटी है, ठीक है, तो हम इसका रेशो निकाल, जैसे लेट से 20% है, तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जितनी हायर होगी रेशो, लोअर द रिस्क ऑफ अ कंपनी फॉलिंग टू इट, मतलब ये इससे क्या पता चलता है कि क्या कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी स्मूथ है, कितनी अच्छी है इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, और ये रेशियो जितनी हायर होगी तो कंपनी की एबिलिटी बेटर है इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। बट इसमें ना एक पॉइंट है, हाउएवर, ये जो हाउएवर पॉइंट है ना, इसको इंपोर्टेंट लगा लो बेटा, क्योंकि थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड है। हाउएवर थर्ड पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड है। हाउएवर दिस रेशियो इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर। क्यों? अ फर्म में हैव अ हाई ईबीआईटी, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट लो कैश बैलेंस, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस आर आल्सो रेलेवेंट। यानी यहां सिर्फ इंटरेस्ट की बात की है, अदर रीपेमेंट्स कौन सी हो सकती है, प्रेफरेंस डिविडेंड की हो सकती है, और भी रीपेमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो जो अदर फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस है उनको इस रेशियो में कंसीडर नहीं है। उसके अलावा जो ईबीआईटी है वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है, एक दो टर्म्स मैंने बताई थी, एक सॉल्वेंसी बताया था और एक लिक्विडिटी बताया था। इसीलिए बताया, सॉल्वेंसी का मतलब क्या था कि हमारी एबिलिटी है डेट्स को पे करने की, लिक्विडिटी का मतलब क्या था, कैश पोजीशन, कि क्या हमारे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है। तो ये जो रेशियो में ईबीआईटी ले रहे हैं हम, तो ये ईबीआईटी अर्निंग फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या आता है, ये अर्निंग फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आता है, अपने दिमाग में ना P&L अकाउंट ओपन कर सकते हैं, P&L अकाउंट ओपन। तो P&L अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम ग्रॉस, थर्ड पॉइंट साथ साथ होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर जो भी उस साल की और इनकम्स होती हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, वो ऐड करते हैं। डेबिट साइड पे हम क्या करते हैं, पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, सैलरी, रेंट, ये सब चीजें माइनस करते हैं। उसके अलावा कुछ नॉन कैश आइटम भी माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, डेबिट करते हैं, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम कम हो जाता है, तो जो बैलेंस बचता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या बोल रहे हैं, ईबीआईटी। ये बोल रहे हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या बोल रहे हैं, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। तो इसका मतलब जो ईबीआईटी है उसमें हमारा जो नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम का मतलब डेप्रिसिएशन, वो भी माइनस हुआ, यस और नो, वो भी माइनस हुआ। तो नॉन कैश आइटम माइनस करने से जो ईबीआईटी है, क्या कैश की एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है, आंसर इसमें। इसका मतलब नॉन कैश आइटम जो है हमारी, नॉन कैश आइटम का मतलब है सर जस्ट एक हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट डेबिट कर दिया, इसका मतलब हमारा जो कैश पोजीशन है कम हुई है, ज्यादा हुई है, कम हो गई। देखा जाए तो एक्चुअल कैश पोजीशन क्या हो गई, कम हो गई। तो मैं अगर ईबीआईटी में अगर मैं वापस कैश जो डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो मेरी एग्जैक्ट पिक्चर बताएगी कि मेरी कैश की पोजीशन क्या है। मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूं, देखो मैं फॉर एन एग्जांपल बताता हूं, लेट्स से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 100 रुपए, समझना है, ठीक है। मेरा सैलरी, रेंट और सैलरी 10 रुपए था, रेंट भी 10 रुपए था और डेप्रिसिएशन 20 रुपए था, ठीक है। मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 100। क्लियर? उसमें से मैंने क्या माइनस किया, सैलरी को 10 रुपए, रेंट को 10 रुपए और डेप्रिसिएशन को 20 रुपए, टोटल कितना माइनस हुआ, 40। मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचा, ये ईबीआईटी है, इज माय ईबीआईटी। लेकिन मुझे ये बताओ, अब ये बताना, ये जो ईबीआईटी है, अब इसमें से मैं क्या माइनस करूं, इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट, मान ले इंटरेस्ट का अमाउंट भी 10 रुपए था, 50 बचा। मैं टैक्स माइनस करूंगा, लेट से टैक्स 15 रुपए था, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बचा, 30। क्लियर है? तो अब जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35 बचा, अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करना चाहूं, रिवर्स कैलकुलेशन, तो मैं रिवर्स कैलकुलेशन करता हूं, ध्यान सुनना, मुझे टैक्स देना मैंडेटरी था, मुझे टैक्स देना क्या था, मैंडेटरी था, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या मेरे को नॉन कैश जो आइटम थी, अगर मैं उसको माइनस नहीं करता 20 रुपए को, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आता, यस और नो, मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आता, तो मेरी कैश पोजीशन भी डिफरेंट नजर आती, यस और नो। तो वही हमारा थर्ड पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, ये तब आपको समझा। जस्ट एक ऐसी गेम बताइए, ठीक है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो।
जो कि यहाँ की डेफिशिएंसी, दो डेफिशिएंसी को कवर कर रहा है। पहली डेफिशिएंसी क्या थी कि ना, however this ratio is not an adequate measure. Adequate measure क्यों नहीं कि firm may have high EBIT but low cash balance. ठीक है, apart from interest, repayment obligation are also relevant. Other repayment जैसे preference dividend है। तो अब डेट सर्विस कवरेज रेशियो से ये जो प्रॉब्लम मैंने बोला, ऑल्दो ये आपके लेवल की बात नहीं है, बट मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या कहती है, एक बार पढ़ते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ द डेफिशिएंसीज रेफर्ड टू इन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यही लैंग्वेज लिखी है ना। द कैश प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड, अंडरलाइन द टर्म द कैश प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द ऑपरेशन, यानी हमें कैश प्रॉफिट्स निकालने हैं जो एक्चुअल कैश प्रॉफिट्स हैं। इसको मतलब ईबीआईटी जो है वो हमारा एक्चुअल कैश प्रॉफिट नहीं है। Cash profits generated by the operations are compared with the total cash required for the service of debt and the preferential capital. अब फॉर्मूला देखो, तो मैंने जो आपको कहानी समझाई आपको समझ, न्यूमिनेटर में क्या ले रहे, अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, सुनो ध्यान से, अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, सुनो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले क्या ऐड कर रहे हैं, इंटरेस्ट। क्यों ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। ध्यान से सुनना प्लीज, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है उसमें दो चीजें माइनस होती हैं, टैक्स भी माइनस हुआ होता है और इंटरेस्ट भी। तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड कर रहे हैं, इंटरेस्ट। टैक्स नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि मैंने क्या बोला, टैक्स तो एक्चुअली में कैश आउटफ्लो होना। ठीक है, इंटरेस्ट को वापस क्यों ऐड किया, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो इसीलिए मुझे इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। सुनना अभी, अब देखो मैंने क्या बोला था, जो नॉन कैश आइटम है वो हमने माइनस करी थी, लाइक डेप्रिसिएशन। तो इन्होंने क्या किया है, नॉन कैश आइटम्स को क्या किया है, ऐड किया है, क्योंकि वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हुए माइनस थी, याद है ना, मैंने 35 रुपए निकालते हुए माइनस की थी ना। तो इसीलिए अगर मैं डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर दूं, डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर दूं, उसके अलावा अगर और कोई नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है, इनको सबको ऐड बैक कर दूं, तो ये जो मेरा न्यूमिनेटर पार्ट है ये मेरा होगा, इसे हम बोलेंगे कैश प्रॉफिट, इसे हम बोलेंगे कैश प्रॉफिट। ये मेरा न्यूमिनेटर क्या निकल के आ गया, कैश प्रॉफिट्स निकल गया। ये मेरे कैश प्रॉफिट्स हैं, ये मेरे कैश प्रॉफिट। अब देखो इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है, अगर मैं ईबीआईटी लेता, अगर यहां पे मैं ईबीआईटी लेता, सुने ध्यान से, अगर मैं ईबीआईटी लेता तो मुझे ईबीआईटी में से सिर्फ टैक्स माइनस करना होता। क्या माइनस करना होता, टैक्स। बट उसमें रॉन्ग कैलकुलेशन होती है, क्योंकि ईबीआईटी के ऊपर टैक्स नहीं लगता, टैक्स किसके ऊपर लगता है, ईबीटी के ऊपर लगता है। इसलिए मेरे को पहले इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता, फिर मुझे क्या माइनस करना पड़ता, टैक्स माइनस, फिर मैं रिवर्स कैलकुलेशन। तो इन्होंने इसलिए रिवर्स को ही दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड बैक किया इंटरेस्ट, और डेप्रिसिएशन और नॉन कैश को इन्होंने अलग रखी, मैंने नॉन कैश ही बोल दिया था। तो ये दोनों चीजें इन्होंने ऐड, तो ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, देखो वो क्या कह रहा है, ये मेरा जो है, ये मेरा यहां से ये वाला, द कैश प्रॉफिट्स, सॉरी द कैश प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द ऑपरेशन, ये आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश। देखो ये देखो, टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर सर्विस ऑफ द डेट एंड द प्रेफरेंस, क्योंकि न्यूमिनेट यहां पे देखो, ये जो रेशियो बोल रही थी सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट की बात कर रही थी। ठीक है, और यहां पे नॉन कैश आइटम माइनस हुई थी, हमने इसमें क्या किया, नॉन कैश आइटम को वापस दिया, ताकि एक्चुअल कैश प्रॉफिट्स पता चले हमारे। ठीक है, यहां एक्चुअल कैश प्रॉफिट्स पता नहीं चल रहे थे। ठीक है, और सिर्फ इन्होंने इंटरेस्ट को ध्यान में रखा था, प्रेफरेंस डिविडेंड को ध्यान में नहीं रखा था। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो में प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट और कोई अगर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है जो फिक्स्ड है, जो देनी है, वैसे तो मेनली यही दोनों होती हैं, तो ये दोनों को रखा। और इन्होंने यहाँ रिजल्ट दिया, जितनी हायर होगी ये, इट इज बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट्स एंड सब्सिक्वेंटली। जैसे आप वैसे समझो, जैसे हमने लिक्विडिटी रेशियोस पढ़ी थी, हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी, करंट रेशियो, फिर क्या पढ़ी थी, लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो में करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स। तो विच इज बेटर, हमें कंपेयर, अगर हमें ये देखना है कि एक्चुअली में दोनों में अगर कंपेयर करें तो कौन सी ज्यादा बेटर है,
लिक्विड रेशियो सेम वही, सेम वही चीज है डेट सर्विस। तो जो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिंपली पीएनएल अकाउंट बना के आपको समझाया कि अगर मैं वो 20 रुपए डेप्रिसिएशन के ना माइनस करता तो मेरी जो एक्चुअल कैश प्रॉफिट्स वो निकल के आते, वो मतलब मेरे इतने कैश प्रॉफिट, तो मैंने नॉन कैश को माइनस करने से मैंने अपने प्रॉफिट को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। तो ये चीज हमें वापस क्या करनी पड़ती है, एड बैक है, क्योंकि ना इसके लिए टर्म्स होती है एफएम में, अभी आप छोटे हो, ठीक है। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी वर्ड क्या यूज होता है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो टू द फॉर्म एफसीएफएफ एफसीएफई, ये ना बहुत हायर लेवल की बात है, हम वैल्यूएशन करते हैं वहां ये वर्ड्स यूज होते हैं। अभी आप बहुत छोटे हो तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि ये ऐड, मैंने ऐड का रीजन बता दिया, इसको करने से क्या होगा, इसको करने से हमारे एक्चुअली में कैश प्रॉफिट, फिर वही बात है, मैंने लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी, इसका मतलब ऊपर वाला जो है मेनली लिक्विडिटी की ज्यादा बात कर रहा है, नीचे सॉरी सॉल्वेंसी की ज्यादा बात कर रहा है, जो ये वाला फॉर्मूला है ज्यादा किसकी बात कर रहा है, तो ये आपका और इसका ना रिलेशन जो दोनों में जो रिलेशन दिया ना, ये हायर होगा तो बेटर, ये जरूर याद करो। और पता है इसका तरीका क्या है, जैसे मैंने आपके यहाँ पे कैश प्रॉफिट लिखवा ना, लिख लेना, इसका मतलब अगर लिख लिया अच्छी बात है, यहाँ पे ना साथ साथ लिख लेना कि इसका जैसे डीएसआर हायर, जैसे पढ़ते थे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, डिमांड हाई, सब एरोज बना के, तो ऐसे ना आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट, ठीक है। ये समझ आता है, थर्ड पॉइंट है, इतना ही समझना, बाकी इसमें बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट आपके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, फोर्थ पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट जो था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी हम लोग आरओआई तो डिस्कस कर चुके हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, वो बनाया था ना लास्ट क्लास में, वही है ना सारी चीजें, ठीक है। चलें आगे, फिर कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। टैक्स रेट ये भी बता चुका हूं मैं, टैक्स रेट में एक खास हमेशा ध्यान रखना, टैक्स रेट का मैंने आपको बताया था, जितना टैक्स रेट ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ डेट उतनी क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल से समझा सकता हूं मैं आप लोगों को, अगर आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है तो आपको वैसे मैंने पहले बताया भी था कि लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा 10 रुपए का एक डेट डिबेंचर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ यूज नहीं है, लेट्स से 30% का हमारा टैक्स है और एक है 40% का टैक्स है, तो ये जो 10 रुपए है 30% का बेनिफिट मिलेगा इसके ऊपर टैक्स में, ठीक है, क्योंकि ये जब माइनस होगा 30%, तो 10 माइनस 3, इसका मतलब 7, तो इसका मतलब अगर ये डेट का इंटरेस्ट रेट 10% है तो इसका मतलब हमें 7% ही पड़ेगा। अब डेट का रेट अगर सॉरी टैक्स का रेट, ये टैक्स रेट है, टैक्स का रेट है, ठीक है ना, अगर टैक्स का रेट 40%, इसका मतलब 10% का 40% कितना होगा, 4 रुपए, 10 माइनस 4 तो कितने पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कम हो जाएगी। आप देखो यही लिखा है ना उसमें कि अगर आप देखें, सिंस इंटरेस्ट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड विद द टैक्स रेट, द फर्म इज, ये एग्जांपल दिए हुए, एग्जांपल ही दिए हुए, a higher tax rate thus makes debt relatively cheaper and increase its attraction vis-a-vis का मतलब as compared to equity, ठीक है, vis-a-vis का मतलब कंपैरिजन, vis-a-vis दो चीजों को जब कंपेयर, ये लॉ, ठीक है। 7 पॉइंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखो बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें, एक बार बताओ, जैसे डेट की कॉस्ट होती है ऐसे इक्विटी की भी कॉस्ट होती है, यस और नो भाई, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, क्या टर्म यूज होती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें तो अगर मैं एज अ शेयर होल्डर हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से, अब बड़े ध्यान सुनिए, हायर लेवल की बात बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं या आप एक शेयर होल्डर हैं, तो आप अगर किसी कंपनी के रिलायंस के शेयर में, ध्यान से सुनना, रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या सोच के इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपके लेट से 10,000 रुपए बैंक में पड़े, ठीक है, 10,000 रुपए बैंक में पड़े, आप चाहते हो 10,000 बैंक में ज्यादा रिटर्न नहीं करे, मैं इक्विटी में लगाता हूँ, रिलायंस के शेयर खरीद लेता हूँ, मान लो 4 आ रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो होगा, रिटर्न्स कुछ तो होगा, कितना होगा, नहीं मैं कह रहा हूँ आपने 10,000 रुपए उठा के वहां लगा दिए, ठीक है, लेट से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में मिल रहा था 6%, तो आपका सेम अमाउंट आपने इक्विटी में लगा दिए, शेयर्स में लगा दिए, तो आपका
क्या सोचोगे आपको कितना अर्न करना है? कम से कम 6% तो करना है, कम से कम 6% तो करना है। बट एक बात बताओ, बैंक में पैसा पड़ा था, बैंक में पैसा पड़ा था, वो ज्यादा सेफ था या रिलायंस के शेयर में पैसा लगाया वो ज्यादा सेफ है? इसका मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी 6% नहीं होगी, 6% से ज्यादा। हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। तो इसका इसके लिए टर्म यूज होती है रिस्क प्रीमियम। हर अभी आप छोटे हो, बीटा मतलब रिस्क वगैरह रहता है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो होती है, वो जो हमारा नॉर्मल बैंक रेट वगैरह जो होता है उससे ज्यादा, दैट इज आर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी अगर शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है तो कंपनी की क्या हो गई? कॉस्ट। कंपनी की क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। एंड अगर मैं बोलूं जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा होता है, उस कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट जो कि डेट भी होता है और इक्विटी भी होता है, यही होता है ना, डेट भी होता है और इक्विटी भी होता है, दोनों होते हैं। तो डेट की भी कॉस्ट होती है एंड इक्विटी की भी कॉस्ट होती है। डेट की भी कॉस्ट होती है एंड इक्विटी की भी कॉस्ट होती है। तो डेट की कॉस्ट के लिए टर्म क्या होती है? कॉस्ट ऑफ डेट। इक्विटी की जो कॉस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जो ये कॉस्ट ऑफ डेट है, इसको ना जो है हम ना, जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसे केडी से हम बड़ी क्लासेस में हम शो करते हैं, एंड इक्विटी को हम के ई से, कॉस्ट ऑफ के का मतलब कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ठीक है। एंड ये जो होता है इसे हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, इसके तरीका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो जैसे कॉस्ट ऑफ डेट लेट्स से 10% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? लेकिन ये वेटेड होता है, अभी आप छोटे हो आपको निकालना नहीं आता, तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कंसीडर, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग में सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट नहीं करना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपको कंसीडर करना पड़ता है। तो 7th पॉइंट जो है वो इसी से ही रिलेटेड है। एक बार जरा सुन लेते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में। स्टॉक ओनर्स एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी व्हिच इज कमेंसुरेट विद द रिस्क दे आर। कमेंसुरेट का मतलब जो वो रिस्क लेना चाहते हैं उसको मैच कर जाए, ठीक है। व्हेन अ कंपनी इंक्रीज दैट द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय इक्विटी होल्डर्स इंक्रीजेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली देयर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी वही वाली चीज होगी, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। इट इज फॉर दिस reason that a company cannot use debt beyond a point. If debt is used beyond that point, cost of equity may go up sharply. देखो वही में जितना हायर रिस्क होगा उतना ही इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी, एक्सपेक्टेड। तो इसीलिए डेट को ज्यादा हम रेज नहीं कर सकते हैं। एंड शेयर प्राइस में डिक्रीज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज डीपीएस। कॉन्सिक्वेंटली फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ डेट कैन बी यूज्ड ओनली। भाई सीधी सी बात है, डेट आप बढ़ाते जाओगे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि कंपनी अपनी एबिलिटी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी पैसा, ठीक है। अभी बताओ जिस कंपनी में डेट ज्यादा है, डेट ज्यादा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डर नहीं लगेगा? क्या डर लगेगा कि भाई साहब इतना डेट है, रिवेन्यू है नहीं है, तो इसमें ये तो सारा पैसा इंटरेस्ट वाले को दे देंगे, मुझे तो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं होगा। तो इसीलिए डेट का लेवल अगर कंपनी एक सर्टेन लेवल तक बढ़ाए, ठीक है, उसके बियॉन्ड बढ़ाएगी तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको नुकसान लग जाएगा, वो हायर डिमांड करने लग जाएंगे। और एजीएम में बैंड बजाते थे बेटा, अभी आप छोटे हो, एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, उसमें ये सब चीजें डिस्कस। अभी रिलायंस ने फेसबुक को अपना शेयर अपना पार्ट बेचा कुछ, तो रिलायंस ने वो पैसा आया, मैंने बताया भी था पहले भी, क्या किया उससे? डेट को क्या किया? डेट को कम करने से क्या हो गया? जो उनकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन थी वो क्या हो गई? और छोड़ो, मैं आपको इसको ना गवर्नमेंट बजट से भी रिलेट कर। गवर्नमेंट बजट में हमने पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट पढ़ा था, कुछ ऐसा पढ़ा था? क्या होता है प्राइमरी? व्हाट इज प्राइमरी? डिफरेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट में हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट माइनस करने से हमें क्या पता चलता है? एक्चुअल पता चलता है कि हमने एक्चुअली में कितना डेफिसिट हुआ है, तो उसमें इंटरेस्ट का कितना पोर्शन था जो हमने निकाला। इसका मतलब पास्ट की जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट थी, और इसका मतलब अगर मुझे अपना प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट बेटर करना है तो मुझे क्या करनी चाहिए? इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स कर देनी चाहिए। बोरोविंग्स जो है वो क्या कर देनी चाहिए? रीपे। बोरोविंग रीपे करता है, हम होम लोन लेते हैं
या तुमने कार लोन लिया है, ठीक है, कार लोन लिया, अब कार लोन मान लो तुमने 8 साल का लिया फॉरन, तो 8 साल तक इंटरेस्ट पे करते रहोगे, तो अब इंटरेस्ट की पेमेंट देना मैंडेटरी है। तो पापा को सबसे पहले टेंशन ये है, जो कि वो एक एग्जांपल बता रहा कि भैया क्योंकि वो ब्याज नहीं लगना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग हमारी खराब हो जाएगी, क्रेडिट होता है ना, सिविल खराब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो इसीलिए जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होती है, जैसे घर का रेंट है, ठीक है, तो ये देना मैंडेटरी रहता है ना, चाहे हमारा इनकम हो या ना हो, रेंट वाला थोड़ी ना आ जाएगा, वो तो सिर पे खड़ा हो जाएगा एक तारीख को। तो ये जो फिक्स खर्चे हैं एक लेवल तक ठीक है, अगर आप इनको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे ना, तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जिस स्टेज पे आप सिर्फ उससे अपने, कहते हैं ना हमारे तो खर्चे ही निकल रहे हैं, कहते हैं ना प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। सेम चीज यहाँ पे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नुकसान ये है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था, फ्लोटेशन कॉस्ट। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह के बारे में, जो खर्चे वर्चों की बातें हमने पहले भी करी थी, तो इसमें हम टाइम ज्यादा नहीं लगाने वाले। नेक्स्ट उसके बाद रिस्क कंसीडरेशन, वही हायर देन आप क्या रिस्क लेना चाह रहे हो, कितना लेना चाह रहे हो, वो सब चीजें इसमें हाँ कोई पॉइंट पूछना, मोर देन हैप्पी बताने के लिए, लेकिन मेरा इसका कुछ बताने वाला है, कुछ पूछना, कोई वर्ड में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, पूछ सकते हैं, एनीथिंग। चलें आगे, फाइनेंशियल रिस्क, सॉरी रिस्क कंसिडरेशन हो गया, 9 पॉइंट था। 10 फ्लेक्सिबिलिटी, इस पॉइंट में क्या लिखा है तन्विका, यस, देखो हर एक चीज ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल रहना चाहिए आपके, जैसे क्या होता है ना, कई बार होता है ना हम अपनी कई, अच्छा जैसे क्रिकेट से रिलेट करें, क्रिकेट में क्या होता है, जो हमारे मेन बॉलर्स होते हैं, हम सारे ओवर्स जनरली उससे शुरू में नहीं कराते, क्या करते हैं हम, मतलब ये 2020 की बात करें तो जनरली 2 पहले 2 बाद में, या 3 पहले 1 बाद में, या 1 पहले 3, जो भी, तो मतलब ये इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द कैप्टन कि जब चाहे वो डिसीजन अपना क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सेम चीज है बॉलिंग से, या आप एकदम सारी डेट लेते जाओ तो एक स्टेज ऐसी आएगी उसके बाद आप ले ही नहीं पाओगे, जो हम ये हमने ऊपर डिस्कस किया, दैट इज, ठीक है, वही चीज इसमें भी, 4 ओवर पहले दिमाग में टेस्ट कोई होगा नहीं, डेथ में कोई होगा नहीं, होगा तो फिर वो पिटेगा, रन तो देखो फास्ट किसी की सर्टेनिटी नहीं है, आने तो बुमराह भी खा लेता है, लेकिन बुमराह से उम्मीद जाता है ना, दैट इज ये सेम चीज है। चलो नेक्स्ट वो है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, 10th हो गया। 11th कंट्रोल बता रखा है, कंट्रोल जब हम डेट की बात करेंगे तो कंट्रोल डेट में कम होता है ना, क्यों कम होता है, क्योंकि उनके पास राइट्स कम होते हैं, तो इसका मतलब लिखा है ना, ये देखो डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज अ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, डाइल्यूशन का मतलब है कि कंट्रोल का कम होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम ज्यादा शेयर्स इशू कर देंगे तो क्या होगा, हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा, औरों का भी कंट्रोल आ जाएगा, दैट इज व्हाट द कंट्रोल, तो इट इज, तो आपको कंपैरेटिवली देखना है कि मैंने आपको शुरू में ही एडवांटेज जो है कि डेट का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है राइट्स कम मिलते हैं उसमें डिबेंचर होल्डर्स को, क्यों, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट से लेना, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि दे आर द ऑनर, डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ऑनर। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर डिबेंचर होल्डर्स, दे आर द क्रेडिटर्स टू द बिजनेस, shareholders are not the creditors to the business, they are the owner to the business। ये हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ड ध्यान रखना, और अभी अच्छे लग रहे हैं, सिंपल है सर ये तो, लेकिन एग्जाम में ना हम कंफ्यूज हो जाए, फिर बोल रहा हूँ गलत लिखा होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेबी गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी पड़ती है, और ये कुछ खास नहीं। अच्छा ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ना, फाइनेंशियल मार्केट है ना, वहाँ पे ये टर्म्स है, ओरिजिनल तेरी वहाँ पे सेबी गाइडलाइंस, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वहाँ पे हम पढ़, स्टॉक मार्केट से वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। 12th हो गया। नेक्स्ट उसके बाद 13th स्टॉक मार्केट कंडीशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको मैंने कोविड टाइम का भी एग्जांपल दिया है कि कोविड टाइम वगैरह का सारा, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, जब हम अपनी कंपनी जो है, अदर कंपनीज का मतलब क्या है, इन द सेम इंडस्ट्री, तो एक इंडस्ट्री है हमारी, तो उसमें लेट्स से ए और बी 2 है, अब बी अपना सिलेक्ट कर रही है, तो वो कई बार ए की भी तो एनालिसिस करेगी कि उसने कैसा ले रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ऑल, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होता नहीं है कि हम कई बार होता है कि हम कई बार लेट से अपना कोई नया घर बना रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में थिंकिंग तो होती है, बट हम क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस का घर देख के आते हैं कि यार कैसा बनाया आपने, देखते हैं कुछ आइडिया मिल जाए, सेम क्लियर है। तो ये आपका जो पॉइंट था, इट टच टू है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ, एनी डाउट, दोबारा से कुछ पूछना हो,
तो हमारा इस चैप्टर में हाँ स्टॉक मार्केट कंडीशन जो है हाँ इफ द स्टॉक मार्केट्स आर बुलिश, बुलिश का मतलब समझते हैं? बुलिश का मतलब मार्केट में स्टॉक मार्केट अप पे है। देखो दो चीज होती है, एक होता है बुल, एक होता है बियर, बियरिश। देखो ये फेस से है, बुल का फेस ऊपर होता है, ठीक है। तो बुलिश का मतलब क्या होता है? बुलिश का मतलब होता है और तरीका था, तो जो सांड होता है सींग मारता है तो यूं मारता है ना। हाँ नहीं, प्रैक्टिकली उसी से लिया गया कंसेप्ट। बुलिश का मतलब यही है। तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट नीचे से ऊपर, बुलिश ये हो गया। बियरिश, बियर जो होता है ना अपने शिकार को ऊपर से नीचे की तरफ, हाइट होती है ना उसकी नीचे की तरफ मार। बियरिश का मतलब वो नीचे ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। हैं? आज रिसर्च ठीक है। तो स्टॉक मार्केट कंडीशंस में इफ द स्टॉक मार्केट आर बुलिश, बुलिश का मतलब है ज्यादा हो गया, तो इक्विटी शेयर्स आर मोर इजीली सोल्ड, आसानी से सोल्ड हो जाएंगे इवन एट अ हायर प्राइस, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर है। यूज ऑफ इक्विटी इज ऑफन प्रेफर्ड बाय कंपनीज इन सच अ सिचुएशन, बट यहाँ पे भी बैलेंस रखने की जरूरत होती है, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग अ बियरिश फेज, आ गया बियरिश फेज, बियरिश का मतलब जो स्टॉक मार्केट डाउनग्रेड है, जैसे डाउनग्रेड कब थी? जब कोविड टाइम था, है ना। कंपनी में फाइंड रेजिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल मोर डिफिकल्ट एंड इट में ऑप्ट फॉर दैट, thus stock market condition often affect the choice between the downfall। ये फेस कुछ कैसे बुलिश और बेयरिश में बुलिश का मतलब जब स्टॉक मार्केट नीचे से, जैसे अभी इस टाइम का फेस है बुलिश फेस, ठीक। चले आगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला, टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया, हल्का आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक रह गया हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, याद है हमने कैपिटल बस्टिंग पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल बस्टिंग में मेनली हम किसकी बात करते हैं? लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात करते हैं, और उसमें एक डिसीजन होता है कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल को खरीदने की बात, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है फिक्स असेट्स को खरीदने की बात करते हैं, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल में हम किसकी बात करते हैं? शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में किसकी बात करते हैं? करंट असेट्स की। तो यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक आपको नजर आ रहा है, आप देखेंगे तो इस लास्ट टॉपिक की जो हेडिंग है हमारी फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ये जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, यानी फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड किससे रिलेटेड है? लॉन्ग टर्म से, एंड वर्किंग कैपिटल किससे रिलेटेड है? शॉर्ट टर्म से। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो टॉपिक हमारा रह गया है। एक बार इसका जो मीनिंग है वो एक बार पढ़ लेते हैं। एवरी कंपनी नीड्स फंड्स टू फाइनेंस इट्स असेट्स एंड activities, sorry. Investment is required to be made in fixed assets and current assets. Fixed assets are those which remains in the business for more than 1 year, usually for much longer. For example, plant and machinery, furniture and fixture, land and buildings, vehicles, etc. Decision to invest in fixed assets must be taken very carefully as the investment is usually quite large. Such decisions once taken are irrevocable. Irrevocable का मतलब लिख लो, it cannot be cancelled. It cannot be changed. It cannot be cancelled. Except at a huge loss. सीधी सी बात है ना, जैसे होता है ना, कहते हैं ना गाड़ी निकली शोरूम से बाहर तो आधे रेट हो जाते हैं, बोलते हैं ना, वही वाली चीज, ठीक है। Such decisions are called capital busting. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, देखो वही आगे सेम चीज। Current assets are those assets which in the normal routine of the business get converted into cash. आजकल हम रेशियो वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कैश इक्विवेलेंट्स, ये कैश इक्विवेलेंट्स वर्ड्स जो है ये कहां में मिलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। विद इन 1 ईयर, फॉर एग्जांपल इन्वेंटरीज, डेटर्स, बिल्स। अच्छा एक बात बताओ, विद इन 1 ईयर लिखा क्या? ये करेक्ट लिखा है? अकाउंट्स में कुछ पढ़ा था ना, ऑपरेटिंग पढ़ा था ना, बट यहाँ पे ये बिजनेस स्टडी में चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल, इट मींस वी हैव टू टेक डिसीजन अबाउट फिक्स्ड असेट्स, एंड वर्किंग कैपिटल वी हैव टू टेक डिसीजन अबाउट द करंट असेट। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स यानी फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल जो है उसकी जो मैनेजमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और टाइम बचेगा। लास्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा फाइनेंशियल, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज का भी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे। लास्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। हैव अ ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 15 मिनट्स ब्रेक, 5:20 हुए, 5:30 पे।